Hello, students. Welcome back to the channel of Nursing Edge, and I welcome you all to NCLEX review part third. So we have done part one, part second A, and second B, and now we are here for part third. Unit name is Foundations of Nursing Practice, and your chapter is Factors Influencing Client Needs and Care. And if you have missed any of the previous videos, you can watch it on my channel. So the topic for today is stress response. Okay, stress के बारे में you all must be knowing what is stress. ठीक है, stress is any situation जो हम एक स्टिमुलस होता है जो हमारी बॉडी में एक रिस्पॉन्स लाता है, एंड स्ट्रेस इज दैट रिस्पॉन्स. ठीक है, सो जो आपके ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स मस्ट बी एबल टू परसीव एंड इंटरप्रेट स्टिमुलाई. ठीक है, स्ट्रेस एक आपका रिस्पॉन्स है, ठीक है, जो स्टिमुलाई से जनरेट होता है. तो ह्यूमन बींग्स के पास एबिलिटी होती है कि वो स्टिमुलाई को परसीव कर सकते हैं, ठीक है, इंटरप्रेट कर सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, और किस तरीके से वो इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करना है इस चीज़ को समझ सकते हैं. ठीक है, परसेप्शन एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग्स कैसे आपकी इन्फ्लुएंस होती हैं कि आप कैसे किसी सिचुएशन को, किसी स्टिमुलाई को परसीव कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी क्या ब्रेन फंक्शनिंग चल रही है, इन रिस्पॉन्स टू दैट व्हाट शुड आई डू. तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ स्टिमुलाई पे कि कैसा स्टिमुलस आपको मिलता है. सेकंड, क्या आपके कल्चर क्या है, बिलीव्स क्या हैं, और एटीट्यूड एंड एज, यानी आपका बैकग्राउंड काइंड ऑफ प्लस योर एज, आपके पास एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग दैट स्टिमुलाई और रिलेटेड टू दैट स्टिमुलाई. ठीक है, आपका प्रेजेंट फिजिकल और इमोशनल नीड क्या है, उस अकॉर्डेंस में आपका परसेप्शन एंड कॉग्निटिव फंक्शनिंग इन्फ्लुएंस होती है. सेकेंड थिंग, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो कैसे इन्फ्लुएंस होगा. ठीक है, तो वो कब इन्फ्लुएंस होता है, जब आपके पास एबिलिटी होती है टू परसीव एंड इंटरप्रेट स्टिमुलाई, यानी अपने स्टिमुलाई को समझने की अपने अकॉर्डेंस में और उसको इंटरप्रेट करने की एबिलिटी आपके पास होती है. तो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होता है. एक्सटर्नल वर्ल्ड इज इंटरनलाइज्ड थ्रू दीज प्रोसेसेस. ठीक है, यानी आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड जो होता है इंटरनलाइज्ड होता है बाय दीज प्रोसेसेस, एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड मे टर्न इनटू डिस्टॉर्टेड बाय परसेप्शंस, यानी आपका जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो डिस्टॉर्टेड हो सकता है बाय योर परसेप्शन. सो बेसिकली आप अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंटरनलाइज्ड हो सकते हो, जुड़ भी सकते हो, डिस्टॉर्ट हो सकते हो, अलग भी हो सकते हो. ठीक है, सेलीज जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, GAS. ठीक है, सेलीज जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम बॉडी का एक नॉन स्पेसिफिक फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स द स्ट्रेस, और ये 3 स्टेजेस में होता है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर साइकोलॉजी, BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर. Alarm resistance and exhaustion, this is the most important 3 stages of general adaptation syndrome. ये काफ़ी पूछा जाता है, so pay attention to it. देखो, जो स्ट्रेस होता है, सबसे पहली चीज़, स्ट्रेस क्या करता है, आपकी बॉडी में वियर एंड टियर लेके आता है. ठीक है, यानी आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस वो लेकर के आएगा. अब वो इंटरनल भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, वो आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है. ठीक है, और ये बेसिकली क्या करता है, हमेशा कोई ना कोई रिस्पॉन्स आपके अंदर लेके आएगा ये. ठीक है, तो अलार्म फेज़ में क्या होता है, सबसे पहला फेज़ होता है अलार्म फेज़. इसमें जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो बॉडी का फिजियोलॉजिक डिफेंस क्या करता है, प्रिपेयर करता है, जिसमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आता है, जो कि बेसिकली मेड्यूला से आता है, जो क्या करते हैं, एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन का सिक्रीशन करते हैं, एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, जिससे एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल जो सिक्रीट होते हैं, जो बेसिकली फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए फंक्शनिंग रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. अब इसमें होता क्या है, इसमें पहली चीज़ ये होगी कि आपका हार्ट बीट बढ़ेगा. ठीक है, हार्ट बीट कैसे बढ़ेगी, तो इसमें आपके हार्ट, बेसिकली आपका जो हार्ट है वो वर्किंग बढ़ाएगा ताकि वो ज़्यादा मसल्स को सप्लाई दे पाए. ठीक है, फिर इसमें पेरिफेरल ब्लड वेसल्स आती हैं, वो कंस्ट्रिक्ट होती है ताकि आपके वाइटल ऑर्गन्स को सप्लाई मिले. देन आपके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो डायलेट करते हैं, ब्रीदिंग रैपिड हो जाती है, और बेसिकली इसका जो मेन रीज़न होता है वो O2 की सप्लाई को इंक्रीज़ करना होता है. उसके बाद क्या होता है, आपकी पिपल्स कहते हैं डायलेट होती हैं ताकि आपको विजन क्लियर हो जाए. ठीक है, उसके बाद जो आपका लिवर होता है
वो ग्लूकोज रिलीज़ करता है ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी डेप्रिवेशन ना हो। फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम कम हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी में क्या होता है, ब्लड लॉस जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद सोडियम रिटेन हो जाता है ताकि आपकी बॉडी में क्या हो, वाटर का जो यानी फ्लूइड बैलेंस है, ब्लड वॉल्यूम है, वो कम ना हो। ठीक है, मेंटेन। सो रेजिस्टिव स्टेज में बेसिकली क्या होता है, आपका जो स्ट्रेस आता है, ठीक है, अगर आपका स्ट्रेस कंटिन्यू है तो उस सिचुएशन में आपकी क्या हो जाएगी, बॉडी की सिक्रीशन बढ़ जाएगी। ठीक है, कॉर्टिसोन्स की, और बॉडी स्ट्रेस से कोप अप कर पाएगी। एग्जॉशन में क्या होगा, अगर आपका स्ट्रेस कंटिन्यू रहता है और तो आपका रिस्पॉन्सेस क्या है, इफेक्टिव नहीं रहेंगे, और लास्ट स्टेज होगी एग्जॉशन एंड डेथ। फिर आती है लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में कुछ बॉडी के नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आते हैं ऑफ टिश्यू टुवर्ड द इंजरी और इन्फेक्शन। इसमें पहला होता है एरिथमा यानी रेडनेस। इसमें हिस्टामाइन रिलीज होता है एट द साइट ऑफ इंजरी, जिससे वैसोडाइलेशन होता है, जिसको हम हाइपरीमिया भी बोलते हैं। वैसोडाइलेशन होता है ब्लड वेसल्स का डायलेट होना। ठीक है, उनका एरिया बढ़ेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में वो कम हो जाएगा। तो वैसोडाइलेशन होगा, वैसोडाइलेशन से क्या होगा, हीट आएगा, क्योंकि ज़्यादा ब्लड सप्लाई आ रही है, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं तो हीट बढ़ जाएगी। फिर आएगा एडिमा, स्वेलिंग आएगी। हिस्टामाइन से क्या होगा, यहाँ पे जितनी भी कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी उनकी परमेबिलिटी बढ़ेगी, तो जितना परमेबिलिटी बढ़ेगी उतना फ्लूइड, प्रोटीन, WBCs आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएंगे। फिर क्या होगा, पेन। अब कुछ आपके केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, काइनिन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनर्जी। तो उस टाइम पे आपके नर्व एंडिंग्स क्या हो जाएंगी, इरिटेट होंगी और पेशेंट को पेन होगा। फिर आता है लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन में क्या होगा, प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि अगर आपकी बॉडी में पेन या एडिमा हो रहा है तो उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए आपकी बॉडी फंक्शनिंग्स क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका आता है ग्रीविंग प्रोसेस। ग्रीविंग प्रोसेस क्या है, ठीक है, ग्रीफ क्या होता है, ग्रीफ ये होता है कि जब हम कुछ चीज़ खो दें, ठीक है, तो उससे जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है दैट इज़ ग्रीफ, दुख। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ पता होती है लॉस। लॉस एक ऐसा एक्सपीरियंस है जब हमारी कोई भी वैल्यूएबल चीज़ बदल जाती है या चली जाती है काइंडली। ठीक है, अब एक्चुअल लॉस क्या होता है, जो कि दूसरों से वैलिडेट होता है, यानी दूसरे भी उस चीज़ को मानते हैं कि हाँ हमारा लॉस हुआ है। जैसे डेथ ऑफ स्पाउस, डेथ ऑफ एनी फैमिली मेम्बर, जिसमें सबको पता है कि हाँ हुआ ही हुआ है, दैट इज़ एक्चुअल लॉस। ठीक है, उसके वैलिडेशन के लिए लोग हैं आपके पास। दूसरा होता है परसीव्ड लॉस, जो आपने इंटरनली खुद से एक्सपीरियंस किया है लेकिन दूसरों ने उसको नहीं एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा भी कुछ हुआ है। ठीक है, तो वो दुख जो आप खुद एक्सपीरियंस करो लेकिन दूसरों को नहीं पता, जैसे कि लॉस ऑफ यूथ, कि आप अभी एडोलेसेंस से यूथ एज में आ गए, यूथ से आप एडल्ट में चले जाएंगे, ओल्डर एडल्ट में जाएंगे, तो ये आपका पर्सनल अपना इंटरनल है, लोगों को बाहर से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आता है एंटिसिपेटरी। एंटिसिपेटरी क्या होता है कि ये तब होता है जब कोई भी लॉस एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, बस होने वाला है, तो लॉस एक्सपीरियंस होने से पहले। ठीक है, जैसे स्केड्यूल्ड एम्प्यूटेशन। ठीक है, कि आपको पता है कि लेग इंजरी हुई थी, अब गैंग्रीन हो गया है या कुछ भी हुआ है, आपका लेग एम्प्यूटेट करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, तो उससे पहले आपके अंदर जो दुख आएगा कि यार मेरा पैर कटने वाला है या हाथ कटने वाला है, कुछ भी एम्प्यूटेशन होने वाला है, बॉडी पार्ट रिमूवल होने, मतलब बॉडी पार्ट जो है वो कट ऑफ होने वाला है एक्चुअली, तो वो एंटिसिपेटरी लॉस होता है, जो लॉस होने से पहले एक्सपीरियंस होता है। इसके बाद आता है ग्रीफ। ग्रीफ रिस्पॉन्स होता है, मैंने बताया था कि कुछ भी चीज़ खो जाए या हमसे टूट जाए, कुछ भी हो, बस लॉस हुआ है, हमसे खो गई है, हमारे से दूर हो गई है, तो वहाँ पर जो रिस्पॉन्स आप शो करेंगे दैट इज़ ग्रीफ। और ग्रीफ कब आता है, जब एक्चुअल और परसीव्ड लॉस होता है। एंटिसिपेटरी में ग्रीफ का कोई रोल नहीं होता है। एक्चुअल लॉस जो दूसरों से वेरीफाई होता है, दूसरे उस चीज़ को वैलिडेट करते कि हाँ ऐसा हुआ है। परसीव्ड लॉस वो होता है जो आपका अपना पर्सनल लॉस होता है, दूसरे उसे वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। तो ग्रीफ में सबसे पहली चीज़ आती है बिरेवमेंट। बिरेवमेंट एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है टू लॉस, जिसमें आपका पेशेंट बेसिकली बिरेवमेंट में क्या होता है कि वो डीप लॉस के स्टेट में चला जाता है। दूसरी चीज़ होती है मॉर्निंग। मॉर्निंग मीन्स रोना। ठीक है, ये मॉर्निंग जो होती है ये आपका बिहेवियरल रिस्पॉन्स होता है, जो बिहेवियर में शो करते हैं, जो कि आपके कल्चर से इन्फ्लुएंस होता है। सो दैट ऑल अबाउट यू हैव स्टडीड अबाउट ग्रीविंग प्रोसेस। तो हमें अभी देखा स्ट्रेस रिस्पॉन्स, ग्रीविंग प्रोसेस। ठीक है, अब हमारे पास ग्रीविंग प्रोसेस में ग्रीफ को लेकर के भी कुछ थ्योरिस्ट थे जिन्होंने स्टेजेस के बारे में बताया था ग्रीविंग की। ठीक है, सबसे पहला था कुबलर रॉस। कुबलर रॉस ने दिया था क्या कि ये जो होता है ये कुछ स्टेजेस में होता है।
पहली होती है डिनायल, दूसरी होती है एंगर, फिर होती है बार्गेनिंग, देन डिप्रेशन, देन एक्सेप्टेंस। यानी पेशेंट पहले मानेगा नहीं, फिर उससे गुस्सा आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, बार्गेनिंग करेगा कि नहीं ऐसा वैसा, उसके बाद वो उस चीज़ को क्या करेगा, डिप्रेस हो जाएगा उस चीज़ से, एंड देन वो एक्सेप्टेंस में चला जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली यूज़ होता है, जिसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। ठीक है, इसको याद करने के लिए जो निमोनिक है दैट इज डैब्डा, कि डिनाइल, एग्रेशन, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस, डैब्डा। इसके बाद लिंडमैन ने बोला था सोमैटिक डिस्ट्रेस होगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या होगा कि जो डिसीज पर्सन है या डिसीज जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, आपको बार बार उसकी इमेज दिखाई देगी, आपके अंदर गिल्ट आएगा, हॉस्टाइल रिएक्शंस होंगे, आपका पैटर्न ऑफ कंडक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर डूइंग। इसके बाद एंगल ने बोला था कि सबसे पहले तो शॉक और डिसबिलीव होगा, सबसे पहले इंसान शॉक के स्टेज में जाएगा कि हुआ क्या, फिर वो अपनी अवेयरनेस को डेवलप करेगा, फिर रेजोल्यूशन में चला जाएगा कि अच्छा ठीक है हो चुका है। ठीक है, तो ग्रीविंग प्रोसेस एंड नर्सिंग केयर आपकी टेबल नंबर 1 में दी गई है, इसको हम देखेंगे लेटर ऑन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे साथ जब फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स आता है तब इन एक्चुअल क्या होता है, डायग्रामेटिकली हम देखते हैं। ये एक पर्सन है। ठीक है, अब इसमें देखो बेसिकली फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स में हो क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ एड्रिनल कॉर्टेक्स की तरफ हम चलते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, और एड्रिनल मेडुला है। आपके एड्रिनल ग्लैंड में दो एक्टिविटीज़ यहाँ से आती हैं। एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मेंडलोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज़ करता है, और मेड्यूला एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस लेके आते हैं, जिसमें पहला चेंज क्या होता है, आपकी स्वेटिंग बढ़ेगी। फिर क्या होगा, आपका पेरिस्टालिसिस स्लो हो जाएगा, तो आपका जो ब्लड है वो इंटेस्टाइन से स्केलेटल मसल की तरफ चला जाएगा। यानी अभी क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हो एंड यू सी अ ग्रुप ऑफ डॉग्स, ठीक है, बार्किंग एंड कमिंग एट यू, तो उस टाइम पे जो भी आपकी बॉडी में चेंजेस होंगे, जो भी आप करेंगे, वो सारा का सारा क्या है आपका, ये जो सामने प्रेजेंटेड है ऑन द स्क्रीन, तो आप इसको वहीं से रिलेट करना, यू विल गेट इट ईजी टू लर्न। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स आता है कि आप क्या करेंगे क्या करेंगे। तो उस टाइम पे सबसे पहला जो एक्टिवेशन होता है वो कॉर्टेक्स और मेड्यूला का होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स अपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मेंडलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज कर देगा, जितने भी आयन हैं, जितना भी ग्लूकोज है। मेड्यूला क्या करेगा, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन करेगा। अब ये क्या करेंगे, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस लाएंगी। पहला तो वो स्वेटिंग बढ़ा देंगे, क्योंकि आपकी बॉडी की एक्टिविटी बढ़ेगी इंटरनल। ठीक है, तो स्वेटिंग बढ़ेगी, इसको आपको समझ में आएगा आगे। इसके बाद पेरिस्टालिसिस स्लो हो जाएगा, क्योंकि अभी एम क्या है, अभी आप ऐसे सिचुएशन में या तो आपको लड़ना पड़ेगा या आपको भागना पड़ेगा। ठीक है, दो ही टर्म्स आती है इसमें, फाइट और फ्लाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ो, फ्लाइट का मतलब भाग जाओ। तो अब दोनों सिचुएशन में इंपॉर्टेंट क्या है, आप तो आपका अभी इंटेस्टाइन में डाइजेशन होना या इंटेस्टाइन में ब्लड सप्लाई जाना नेसेसरी नहीं है। तो बॉडी क्या करती है, जो नेसेसरी चीज़ है, जहाँ सप्लाई पहले जानी है वहाँ भेज देगी। अब फाइट एंड फ्लाइट में सप्लाई सबसे पहले जानी कहाँ चाहिए, हु विल डिसाइड। देखो आपको क्या करना है, फाइट और फ्लाइट में दोनों चीज़ें क्या होंगी, आप लड़ने जाओगे तो भी एक ही चीज़ काम आएगी, आप भाग जाओगे तो भी एक चीज़ काम आएगी, दैट आर योर मसल्स। ठीक है, और स्पेशली कौन सी मसल, स्केलेटल मसल्स, जो आपकी बॉडी में ऑल ओवर फैली हुई है। तो मेन सप्लाई जानी चाहिए कहाँ, अभी मेन एम होता है कि स्केलेटल मसल्स को आप जितना अच्छे से सप्लाई कर दे आपकी बॉडी, आप ये फाइट या फ्लाइट के रिस्पॉन्स से फ्री हो जाएंगे, आप रिस्पॉन्स कर देंगे किसी भी एक चीज़ को। ठीक है, तो इसीलिए पेरिस्टालिसिस कम होता है, ब्लड इंटेस्टाइन से स्केलेटल मसल की तरफ डाइवर्ट हो गया। इसके बाद आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, जिसमें ब्लड वेसल्स, क्यों ये होगा कि ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे ताकि ब्लड प्रेशर बढ़े, इसमें आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा ताकि O2 इंक्रीज हो जाए। फिर डाइजेस्टिव सिक्रीशंस कम हो जाएंगे, क्योंकि उनका कभी कोई रोल नहीं है अभी। सलाइवरी सिक्रीशन भी स्लो हो जाएंगे, इनका भी कोई रोल नहीं है अभी। पिट्यूटरी क्या करेगा, ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और एंटी डायरेटिक हार्मोन डालेगा। ठीक है, तो ये ADH क्या करेगा, जो आपकी एक्स्ट्रा स्वेटिंग हो रही है ना, ये वाटर लॉस कर रही है, तो ये वाटर को प्रिजर्व कर देगा। ठीक है, फिर आपके पिपल्स डायलेट हो जाएंगी। डायलेट होने का मतलब क्या, कि आपका विजन ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मसल टेंशन बढ़ जाएगी, ठीक है, ताकि एक्टिविटी ईजी रहे। लिवर क्या करेगा, ग्लूकोज रिलीज करेगा, जिससे आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली एनर्जी कंजम्पशन चलता रहे। ऐसा ना हो कि बॉडी की सेल्स को ATP मिलना बंद हो गया।
ठीक है। तो ये बेसिकली फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स से आने वाले चेंजेस हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रीविंग की, ठीक है, जो ऊपर टेबल बताई थी। सो दैट वाज द टेबल, ठीक है, जो आपको बताई गई है ग्रीविंग प्रोसेस की, ये वाली टेबल जो है स्पेशली। इसमें देखो जो आपका स्टेज बताया गया है, सबसे पहले डिनाइल डिसबिलीफ। डिनाइल डिसबिलीफ में क्या है, इसमें क्लाइंट का रिस्पॉन्स भी डिसबिलीफ और इंटेलेक्चुअलाइजेशन का आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करना है, बट डू नॉट रीइंफोर्स डिनाइल। आपको डिनाइल को रीइंफोर्स नहीं करना है कि नहीं हुआ, उसने बोला नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, आप बोलोगे हाँ चल ठीक है नहीं हुआ, ये नहीं, ठीक है। आपको डिनाइल शो नहीं करना है, रीइंफोर्स नहीं करवाना है डिनाइल को। आपको कुछ भी ऐसा करना है कि पेशेंट डिनाइल दोबारा मांगे ही ना, क्या वो बोले ही ना कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। आपको एक्सेप्ट करना है उस रिस्पॉन्स को, लेकिन डिनाइल दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। रीइंफोर्समेंट समझते हो ना, कि किसी भी एक्शन का दोबारा होना। तो दैट डिपेंड्स कि आप क्या करते हैं। अगर आप डिनाइल को हाँ में हाँ मिला देंगे, उसने बोला नहीं हुआ नहीं हुआ, आप बोलेंगे हाँ ठीक है नहीं हुआ है, ठीक है सब कुछ ऐसा किया है, तो उसका डिनाइल बढ़ता रहेगा, वो कभी मानेगा ही नहीं। आपको हमेशा उसका बिहेवियर एक्सेप्ट करना है, उसको नहीं बोला कि तू पागल है, तू ये नहीं है, बट आप उसको उस तरीके से समझाना है कि वो डिनाइल को दोबारा ना अपनाए, वो एक्सेप्ट कर ले। दूसरी चीज़ एंगर हॉस्टिलिटी आएगी, यानी वर्बली हॉस्टाइल, यानी बोलते हुए गुस्सा जो आएगा वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, वो फाइटिंग वाइटिंग नहीं करेगा फिजिकली, वो वर्बली बोलेगा। तो यहाँ पर डिफेंसिव नहीं होना है। आपको कुछ भी बोले यार ऐसा है वैसा है, तो कुछ भी अगर आपको भी उल्टा बोलता है तो भी आपको डिफेंसिव नहीं होना है, अपना डिफेंस नहीं करना है। आपको पेशेंट की जो भी नीड्स हैं उसको फुलफिल करना है। इसके बाद बार्गेनिंग। बार्गेनिंग स्टेज में क्या है कि वो लॉस अवॉइड करने की कोशिश करता है, ठीक है, गिल्ट की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। तो आपको सुनना है, और कैसे सुनना है, अटेंटिवली सुनना है कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। फिर अगर अगर आपको लगता है कि सिचुएशन ज़्यादा सीवियर है तो आप स्पिरिचुअल काउंसलर को भी रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है तो। इसके बाद डिप्रेशन सैडनेस आएगी, यानी ग्रीव्स आएगा, ठीक है, अब जो भी हुआ है, ठीक है, और वर्बल भी हो सकता है, विड्रॉन भी हो सकता है। तो आपको सुनना है, ध्यान से उसको देखना है, ठीक है। अगर आपको लगता है अप्रोप्रिएट है तो ही आप उसको सिंपैथी देंगे टच करके, अदरवाइज आप बॉडी कांटेक्ट नहीं, अवॉइड ही करेंगे। फिर आता है एक्सेप्टेंस रेजोल्यूशन। यहाँ पर क्या आता है कि आप उसको लॉस समझ में आ गया है, अब वो फ्यूचर प्लान्स बनाएगा, ठीक है। अब उसको क्या है, कुछ भी हो सकता है कि वो लोगों में इंटरेस्ट कम कर दे, सराउंडिंग में कम कर दे, अपनी वर्किंग में कम कर दे, डिपेंड्स ऑन हिम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप चुप रहेंगे, आप उसको कोई ज्ञान नहीं देंगे, आप उसको कोई वाला एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं देने की नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं। वो आप उसके शूज़ में नहीं हो, वो खुद है, वो अपने हिसाब से डील करेगा, जैसे उसकी एक्सपीरियंसेस रही हैं, उसकी इंटेलेक्चुअलिटी रही है, उस हिसाब से वो डील करेगा। तो आपको चुप रहना है बट अवेलेबल रहना है, ठीक है, यानी कि जब उसको आपकी नीड हो तो आप अवेलेबल रहें। दूसरी चीज़, आपको फैमिली को हेल्प करनी है कि क्लाइंट का जो बिहेवियर है, यानी उसके पेशेंट का जो बिहेवियर है, फैमिली उसको एक्सेप्ट कर सके। ये आपका ग्रीविंग प्रोसेस है। तो बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड बोथ आर चेंजेस, ओके। सो नेक्स्ट video lecture we will discuss about health, illness, continuum in rehabilitation. So I hope you learn the things, and if you have any queries please drop them in the comment section. Again, do share, like and subscribe the channel of Nursing Edge for more. Thank you so much for watching.